Hello students, in this video I'll discuss the problems that I had given you for the force. Okay, फोर्स के बेसिस पे जो भी मैंने आपको फोर्स चैप्टर पे जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए थे, मैंने एक राइटअप दिया था आपको एंड राइटअप के बेसिस पे मैंने कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिए थे एंड आपको 11 प्रॉब्लम्स ट्राई करने थे. नाउ बिफोर वी डू दैट देयर इज अ कंसेप्ट जो मैं आपको बता देता हूं. दैट कंसेप्ट इज व्हेन यू हैव See, all physical quantities can be classified into two types. एक होता है स्केलर्स एंड दूसरे होते हैं वेक्टर्स. एंड मैंने आपको कहा था स्केलर्स के लिए मैग्नीट्यूड इनफ होता है, वेक्टर्स के लिए जो होता है डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ स्केलर को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. सो इफ आई गिव यू 2 kg ऑफ एप्पल प्लस 2 more kgs ऑफ एप्पल, सो नाउ यू विल हैव 4 kgs ऑफ एप्पल. So mass is an example of a scalar quantity. Scalar quantities can be directly added. But when we talk of vector quantities, vectors cannot be added directly. Vectors का resultant find out करना, it is not straightforward. It is kind of difficult. Okay. आपको direction का ध्यान रखना है क्योंकि vectors के केस में direction is very very important. सो वॉट वी डू नाउ इज, आपको ये हमेशा याद रखना है, ये हम लोग जब डिटेल में सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब आपको ये चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा. बट अभी बस आपको ये याद रखना है कि मान लो दो वेक्टर्स है, जैसे फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो मान लो एक फोर्स ये डायरेक्शन में है, दूसरा फोर्स, लेट मी कॉल दिस एज F1, दूसरा फोर्स मान लो ये डायरेक्शन में है. ओके, आप खुद ही इमेजिन करो, एक ऑब्जेक्ट है जिसपे एक जन इस डायरेक्शन में फोर्स अगर है, दूसरा जन इस डायरेक्शन में फोर्स अगर है, तो ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ऑब्वियसली यू वुड हैव गेस्ड दिस दैट ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट इट विल गो इन दिस डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो आपका होगा रिजल्टेंट डायरेक्शन. दिस इज योर रिजल्टेंट डायरेक्शन. सो ये जो दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, इन दोनों फोर्सेस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको कहा जाता है रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर. सो रिजल्टेंट फोर्स F, दिस इज इक्वल टू F1 प्लस F2. ओके, नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स? ये फाइंड आउट करने के लिए आपको इन दो फोर्सेस के बीच का ये एंगल चाहिए. ओके, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. Okay, let me write it over here. Let's say this angle is theta. So the resultant of these two forces, मतलब F1 and F2 का जो resultant force है जो ये डायरेक्शन में है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? इसकी वैल्यू जो है it is given by this. ये जो resultant force है FR, it is equal to F1 square plus F2 square प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा. ठीक है. सिमिलरली ओके, अगर जो आपको दो वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना है, लेट्स से यू हैव टू वेक्टर्स या दो वेलोसिटीज है, लेट्स से ऑब्जेक्ट है जो पहले ये डायरेक्शन में जा रहा है, सो दिस बिकम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स से v1, एंड फिर ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद इट इज फाउंड दैट ऑब्जेक्ट जो है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज v2. ओके, नाउ यहां पे आपको अगर जो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज सिंपली इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ओके, आपकी फाइनल वेलोसिटी ये है, सो दिस इज v2 minus v1. This is your change in velocity delta v. अब इसका अगर जो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? आप सिमिलर फॉर्मूला यूज करोगे. यू विल राइट डेल्टा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर. ये जैसे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. बट यहां पे प्लस था तो आपने प्लस कर दिया, यहां पे माइनस है तो आप माइनस लिखोगे, माइनस 2v2 v1 cos थीटा. सो बस फर्क यही है कि व्हेन यू ऐड टू वेक्टर्स उनका रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है, एंड व्हेन यू सब्सट्रैक्ट टू वेक्टर्स उनका रिजल्टेंट ऐसे निकाला जाता है.
theta is basically the angle between the two vectors. Okay, now how do you find out the angle between two vectors? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा इन दो वेक्टर्स को ऐसे जोड़ना है. यहां पे अगर जो आप देखोगे तो आपका पहला वेक्टर नहीं, आपकी फाइनल वेलोसिटी ऐसी है. सो दिस इज वेक्टर v2 एंड आपका वेक्टर v1 ये डायरेक्शन में. हर एक वेक्टर के लिए ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज टेल एंड दिस इज कॉल्ड एज हेड. वैसे ही इस वेक्टर के लिए दिस बिकम्स टेल ऑफ द वेक्टर एंड दिस बिकम्स हेड ऑफ द वेक्टर. ठीक है ना. आप जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालते हो तो आपको इस तरह से इनको ज्वाइन करना है कि दोनों की जो टेल है दैट शुड कोइंसाइड. तो मान लो मैंने ये वेक्टर v2 तो ऐसे बना दिया, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर v2. सिमिलरली ये वेक्टर को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, दिस इज माय वेक्टर v1. ठीक है, क्योंकि आपका वेक्टर v1 जो है वो ऐसा है, तो इसकी टेल और इसकी टेल मैंने यहां पे कोइंसाइड कर दी. okay. इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्रीज, तो आर थीटा इज 90 डिग्रीज, वो आप यहां पे पुट करोगे. सो दिस इज बेसिकली हाउ यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. व्हेन यू हैव टू वेक्टर्स तो इनका रिजल्टेंट जो है वो इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. नाउ बेस्ड ऑन दिस देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन दिस असाइनमेंट व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस. So question number 10 discuss करते हैं. You have a ball which is traveling in a particular direction with a velocity of 54 kilometers per hour. आप इसको meters per second में convert कर दो, multiply this by 5 by 18. So 18 threes are, this will become 15 meters per second. This is the initial velocity of the ball. Let's say this is v1. अब बैट्समैन जो है वो इस बॉल को हिट करता है एंड हिट करने के बाद बॉल जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है. सो ये अगर जो इसका इनिशियल डायरेक्शन है तो बॉल अब हिट करने के बाद नाउ बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस v2. अच्छा, विद द सेम वेलोसिटी, इसकी यहां पे वेलोसिटी जो है दैट इज स्टिल 15 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इज द इम्पल्स. आपको इम्पल्स फाइंड आउट करना है. नाउ इम्पल्स का अगर जो फॉर्मूला आपने ये अगर जो थियोरी पढ़ी है, जो मैंने आपको थियोरी दी हुई थी, तो इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इज मेजर्ड एज चेंज इन मोमेंटम. इम्पल्स यदि हम लोग J यूज करता है ये वेरिएबल, इट इज चेंज इन मोमेंटम. ओके, सो इम्पल्स इज अ वेक्टर, तो मैं J और ऊपर एरो लगाऊंगा. वेक्टर्स के ऊपर हमेशा एरो लगाया जाता है. चेंज इन मोमेंटम इज योर फाइनल मोमेंटम, P फाइनल माइनस P इनिशियल. P फाइनल इज मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल. मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल. Correct? So I can write this as my final velocity is v2, initial velocity is v1. Now मैंने आपको ये बताया था v2 माइनस v1, इसकी अगर जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब इम्पल्स की अगर जो आपको बस वैल्यू चाहिए तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए होगी. ओके, अगर जो आपको इम्पल्स की वैल्यू चाहिए तो यू नीड द वैल्यू ऑफ दिस. And इसकी value it is given by this formula. v2 minus v1 can be written as v2 square plus v1 square minus 2v2 v1 into cos theta. So the value of mass is given to us. Mass is 0.15 kg into v2 square. This is 15 square plus 15 square minus 2 into 15 into 15 into cos. What is the angle between the two vectors? ये एक ऐसा और एक ये ऐसा है फर्स्ट वेक्टर, इनके बीच का ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्रीज. सो दिस इज cos 90. Now this will become equal to 0.15
इंटू 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सो इसको मैं 225 प्लस 225 माइनस cos 90 जीरो होता है ना, cos 90 जीरो होता है तो ये एंटायर टर्म आपका जीरो हो जाएगा, दिस इज जीरो। सो आपको जो इम्पल्स है यू विल गेट इट एज 0.15 इंटू 2 इंटू रूट 225, so 0.15 root 225 is 15 into root 2. This becomes your impulse, that is Newton into second. This is your answer. इम्पल्स क्या करता है? इम्पल्स ना किसी भी चीज का मोमेंटम चेंज करता है। इम्पल्स का मीनिंग क्या है? इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड for a very small interval, for a very short interval. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो आप मान लो यहाँ पे कोई चीज है और आप जब ऐसे इसको मारते हो, ओके, या इफ यू हिट समवन, तो आप ऐसा नहीं ना कि आप हाथ बहुत देर के लिए कांटेक्ट में नहीं रखते हो, आप क्या करते हो, हिट करके छोड़ देते हो। तो जो आपने फोर्स लगाया वो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए था, क्योंकि हाथ जो था वो कांटेक्ट, आपका हाथ इस टेबल के साथ कांटेक्ट में बहुत कम टाइम के लिए था, तो फोर्स भी बहुत कम टाइम के लिए लगा। तो ऐसे केस में हम लोग ये कहते हैं कि हाथ जो है वो इम्पल्स जनरेट कर रहा है, वो इम्पल्स लगा रहा है। आप जब किसी को हिट करते हो दैट इज एन इम्पल्स। क्रिकेटर जब बैट से बॉल को हिट करता है तो बॉल और बैट बहुत कम टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में होता है, तो वहां पे वी से दैट बैट इज जनरेटिंग एन इम्पल्स। तो इम्पल्स, सॉरी, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स जो है, इम्पल्स चेंजेस मोमेंटम, ओके, वो मोमेंटम चेंज करता है। इम्पल्स का और एक फॉर्मूला जो आपने शायद पढ़ा होगा, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। ठीक है, सो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर विच यू आर अप्लाइंग दैट फोर्स दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। एक कोई तो ऐसा फॉर्मूला था जिसमें ऐसा सिंबल आ रहा है, इसको छोड़ दो, ये इंटीग्रेशन होता है, इसको फॉर टाइम बिंग प्लीज लीव इट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11th विच इज अगेन बेस्ड ऑन इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 11th में आपको ये दिया हुआ है कि आप फोर्स लगा रहे हो एक ऑब्जेक्ट पे। लेट्स से यू हैव एन ऑब्जेक्ट जिसपे आप यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, ओके। नाउ दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, सो बिटवीन 0 to 4 माइक्रो सेकेंड्स, ये माइक्रो सेकेंड्स के टर्म्स में दिया हुआ है। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, ओके। सो बिटवीन 0 and 4 माइक्रो सेकेंड्स आपका जो फोर्स था दैट वाज 200 न्यूटन्स। फिर बिटवीन 4 and 6 माइक्रो सेकेंड्स आपका जो फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा था टिल 800 न्यूटन्स, एंड फ्रॉम C to D आपका फोर्स है वो वापस रिड्यूस हो रहा था, ओके, एंड टिल 16 माइक्रो सेकेंड्स ये जो फोर्स है ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। 16 माइक्रो सेकेंड्स के बाद देयर इज नो फोर्स, सो द टाइम इंटरवल फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड इज 16 माइक्रो सेकेंड्स। इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। 16 into 10⁻⁻⁶ seconds, that is 0.000016 seconds. Can see that बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई किया गया है ना। तो ये फोर्स क्या करेगा, जब आप छोटे टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई करते हो तो इट इज सिमिलर टू द केस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आप जब ऐसे हिट करते हो तो ये इम्पल्स क्रिएट करता है, सो दिस फोर्स विल प्रोड्यूस इम्पल्स। ठीक है, ये जो फोर्स है ये इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा। हाँ, इम्पल्स की वैल्यू कितनी होती है, वी नो दैट ये इम्पल्स जो होता है दिस इज फोर्स इनटू टाइम, दिस इज इम्पल्स, ओके। ना यहां पे आप फोर्स इनटू टाइम करो, लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल, ओके। अगर जो आपको मान लो इस रेक्टेंगल का, इतने से रेक्टेंगल का अगर जो आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालने के लिए आप कहोगे कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इज व्हाट यू विल डू, करेक्ट।
So length is nothing but, so if I just draw this rectangle over here, आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है ना. सो लेंथ इज बेसिकली दिस, ये इतनी आपकी लेंथ है, दैट इज 200 न्यूटन्स. एंड आपका जो ब्रेड्थ है इट इज दिस, इट इज 4 माइक्रो सेकेंड्स. ओके, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल वुड बी इक्वल टू 200 न्यूटन into 4 microseconds. Newton is nothing but force, no? And microseconds is nothing but time interval. So force into time interval क्या होता है? Force into time interval ये impulse होता है. So this is nothing but impulse. तो अगर जब आपको impulse find out करना है तो impulse is nothing but the area of this entire curve. ये पूरी जो curve है इसका आपको area find out करना पड़ेगा. this A B C D के नीचे का जो सारा एरिया होगा दैट वुड बी इक्वल टू इम्पल्स. ओके, तो एक काम करते हैं, ये निकालना स्टार्ट करता है. सो बिटवीन 0 and 4 seconds, हाउ मच वुड बी योर इम्पल्स. तो आपको हमेशा एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया is equal to impulse. This is equal to, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, this is breadth, that is 4 microseconds into 200 newtons. Okay, so this becomes equal to 4 into 10 raised to minus 6 into 200. So this becomes equal to 800 into 10 raised to minus 6 Newton into seconds. So impulse between 0 and 4 seconds is this much. Between 4 and 6 seconds, microseconds. Okay. Area will be again equal to impulse. अच्छा, now ये एरिया कितना होगा? You have to find out this area. Now you can see that this is nothing but a trapezium. ट्रपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ into sum of parallel sides into the distance between them. पैरेलल साइड्स आपकी 200 and 800 एंड इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 and 6. ये डिस्टेंस 2 माइक्रो सेकेंड्स हो गया. सो एरिया इज इक्वल टू हाफ into sum of parallel sides, that is 200 plus 800 into the height. Parallel sides is, this is 200, this is 800, and this is the distance, that is height. So this is 2 microseconds. 2 into 10 raised to minus 6. ये 2 और 2 कट हो जाएगा. This will become 1000 into 10 raised to minus 6 न्यूटन्स into seconds. एंड अब अगर जो आपको 6 से 16 के बीच में फाइंड आउट करना है तो 6 से 16 के बीच के लिए आपको जो है, आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा. And you can see that this is nothing but a triangle, right angle triangle है ना. So between 6 and 16 seconds, 6 and 16 microseconds, ठीक है, area will be equal to impulse will be equal to, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ into base into height. This is equal to half. Now if you look at the base, आपका ये जो base है that is 6 से 16, so this is 10 microseconds ये difference, and height जो है that is 800. So base is 10 microseconds. 10 into 10 raised to 10 into 10 raised to minus 6.
10 microseconds into height, that is 800. So this ones are 2 ones are 2, 400 into 10, 4000 into 10 raised to minus 6 न्यूटन into seconds. अब इन्होंने शायद आपको क्वेश्चन में जो है वो पूछा है बिटवीन 4 and 16. बिटवीन 4 and 16 मतलब आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो 1000 plus 4000, योर आंसर वुड बी 5000 into 10 raised to minus 6 न्यूटन्स into seconds. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये दिया हुआ है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर्स. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो. ये फाइनली यहां पे नीचे आता है. तो हिट करने से पहले जस्ट इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेट मी कॉल इट एज v1. ओके, तो हिट करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी आप कैसे फाइंड आउट करोगे. हमें पता है कि बॉल जब नीचे आता है तब इस पे जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज g, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये यूज करेंगे. v is final velocity, that is v1 square. u is initial velocity, that is 0. 2 acceleration is 9.8 into distance covered is also 9.8. So now this becomes equal to, अच्छा, it will be best if we take this as 10. थोड़ा convenient हो जाएगा. Let's take it as 10. Okay, मैंने आपको कहा है ना रफली आप इसको 10 ले सकते हो. सो 10 लेके देखते हैं क्या आता है. सो देयरफॉर v1 स्क्वायर, ये 9.8 की जगह पे लेट्स टेक इट एज 10. सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 9.8 into 10, that is 98 into 2, that is 196. So v1 would be equal to square root of 196, that is 14 meters per second. सो हिट करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी थी 14 मीटर्स पर सेकेंड. हिट करने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी. इन्होंने आपको ये दिया हुआ है कि हिट करने के बाद ये वापस 4.9 मीटर्स तक जाता है. अगर जी ये इसकी मैक्सिमम हाइट है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 है ना. फाइनल वेलोसिटी 0. लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी हिट करने के जस्ट बाद इसकी जो वेलोसिटी है, लेट मी राइट इट एज v2. ये ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग अप. इसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 4.9 मीटर्स. एंड ये जब ऊपर जा रहा होगा तो इस पे जो एक्सेलरेशन है वो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा. एंड दैट एक्सेलरेशन वी नो इट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैं इसको माइनस दूंगा. ये टेक इट एज माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस इसलिए क्योंकि बॉल इज गोइंग अप, तो योर वेलोसिटी इज अपवर्ड्स, योर डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड्स, बट योर एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स ना. ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है. तो बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट आई टेक इट एज माइनस. वापस हम लोग सेम इक्वेशन यूज करेंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. योर फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इज v2 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इज minus 10 इंटू दिस इज 4.9. सो आपको v2 स्क्वायर जो है वो मिलेगा 98. सो v2 वुड बिकम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 98. ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 98 इट विल बी इक्वल टू, आप 98 को 2 इंटू 49 लिख सकते हो. अब 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7. स्क्वायर रूट 2 बचेगा. रूट 2 की वैल्यू होती है रफली 1.4. सो 1.4 इंटू 7 ये आपको मिल जाएगा 14 7 9.8 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस ग्राउंड. ओके, यू हैव यहां पे अगर जो आप देखोगे तो हिट करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी थी 14 मीटर्स पर सेकेंड. एंड हिट करने के बाद जस्ट इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज v2, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड. करेक्ट. तो आपको आपकी वेलोसिटी चेंज क्यों हुई. हिट करने के वजह से आपकी वेलोसिटी चेंज हुई. तो पहले तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है ना. फोर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन.
तो पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में केयरफुल रहना है, क्योंकि एक वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में, दूसरी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में। सो अगर जो आप ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो तो नीचे का आपका नेगेटिव हो जाएगा। योर फाइनल वेलोसिटी इज 9.8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वॉज 14, हिट करने से जस्ट पहले वेलोसिटी वॉज 14, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो हम लिखेंगे -14 एंड टाइम, कितने टाइम के लिए ये कांटेक्ट में था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.1 सेकेंड्स। सो ये आपका जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू 9.8 23.8 अपॉन 0.1 दैट इज 238 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अब आपको मास पता है 1 kg, एक्सेलरेशन पता है, तो फोर्स वुड बी इक्वल टू 1 into 238, this will become equal to 238 newtons. ठीक है, प्लीज गो थ्रू दीज क्वेश्चंस वंस अगेन, एंड बाकी जो कुछ क्वेश्चंस है मैंने स्टार्टिंग में जो आपको थियोरी बताई है उस थियोरी के बेसिस पे आप ट्राई करो। अच्छा, कई बार ये होता है कि आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? मान लो एक वेक्टर ये डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में, बहुत ही मैं सिंपल केसेस ले रहा हूं, ओके। सो F1 F2, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ऐसा होगा, ओके। नाउ ये एंगल आप कैसे निकालोगे? टू फाइंड आउट दिस एंगल इट इज वेरी सिंपल। पहले तो रिजल्टेंट निकालो। हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो होता है, यहां पे ये दो फोर्सेस परपेंडिकुलर है, मैं बहुत ही स्पेशल केस ले रहा हूं। So how will you find out resultant? So resultant would be equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 into cos theta। ये थीटा की वैल्यू 90 आप पुट करोगे तो इससे आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। एंड अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है ना, रिजल्टेंट फोर्स और F1 के बीच का ये एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। तो यहां पे दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो cos अल्फा होता है दिस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो F1 अपॉन FR। आपको F1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी तो ये आपको पता है, FR की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ये पता है, तो आप cos अल्फा फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप ये याद रखना, cos 37 जो होता है दैट इज 4/5, साइन 37 जो होता है दैट इज 3/5। ये आपको हेल्प करेगा। ओके, सो बाय आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते प्लस मुझे बता देना, तो मैं उसके सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू।